एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है, हार्डकोर नेशनलिज्म, गाना लगा दिया गया राम जी के नाम से, आगे भी हजारों मारे गए। 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। अगर आप उसको हिंदू या मुसलमान के लेंस से देख रहे हैं या किसी भी रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल लेंस से देख रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। द यंगेस्ट पर्सन टू डाई इन दैट ट्रेन वाज अ 2.5-year-old किड। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी जी लार्जर देन लाइफ नहीं बनते। दुर्घटना से सबको फायदा हुआ। वो उस पर चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं हुई क्योंकि वो हिंदू थे, कार सेवक थे जो अयोध्या से वहां जा रहे थे। या हिंदुओं की लाइफ देश में थोड़ी सस्ती है कंपैरिजन में। ये एक हद तक सच है। ये वही विक्रांत है जो कल तक हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे थे, आज हिंदू धर्म की बातें कर रहे हैं। और उसमें आपका वो ट्वीट आता है सीता जी वाला कि आई एम ग्लैड आई वाज किडनैप्ड बाय रावण, नॉट बाय योर भक्स। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सीता माँ की बेअदबी नहीं कर रहा था। अगर यही बात आपने किसी और रिलीजन को लेकर जोड़ी होती तो शायद चीजें बहुत मुश्किल हो जाती। बिल्कुल, आई एग्री। मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना कि सेंसर बोर्ड ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। थैंकफुली सेंसर बोर्ड ने कोई कट नहीं कहा है। उसी को सपोर्ट कहते हैं। विक्रांत मैसी ने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। आपको कैसी धमकियां? देयर इज अ सेक्शन दैट से हमारी कौम को तुम गलत लाइट में दिखाने वाले हो। आपसे किसी ने कहा कि विक्रांत यार तुम तो सेकुलर थे, अब तुम भी उसी कट्टर हिंदू वाली जमात में जा रहे हो जिसका तुम विरोध करते थे। ये बीजेपी क्रिटिकल से अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली। जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। नाउ मोदी जी नीड न्यू हेटर्स। पुराने वाले फैन बन गए। विराट कोहली का एक पुराना वीडियो वायरल होता है। फिर मुझे विक्रांत मैसी के डायलॉग याद आता है, विक्रांत मैसी बिलीव्स रिलीजन इज मैन मेड। फिर मैं देखता हूँ भाभी की पैर छूते हुए तस्वीरें वायरल होती है। वहां भी भाभी यहाँ बदल गया, यहाँ सर ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं। विक्रांत मैसी स्कूल में केमिस्ट्री कम इसलिए पढ़ते थे क्योंकि बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। सर केमिस्ट्री टीचर पे बड़ा क्रश था मेरा। लड़की छोड़ जाए तो यूपीएससी क्लियर होता है, लड़की रहे तो यूपीएससी क्लियर होता है। पढ़ाई करोगे तो यूपीएससी क्लियर होता है। गुड्डू भैया तो आपके भाई थे, कभी जीत पाएंगे बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप? अब कहाँ, अभी तो उनको लकड़ी लेके चलना पड़ता है यार, अभी तो उनके पैर भी चले गए। लियोनेल मेसी विक्रांत मैसी के कुछ है रिश्तेदार? आई विश। मुन्ना भाई ने जो मारा था वो बच्चे को आप लोग के सामने कि पढ़ाई लिखाई करो। वही मनोज तो नहीं? आईएएस वाईएएस बनो। वही मनोज है। आप बॉम्बे में पैदा हुए ना, या फिर आप में यूपी बिहारी टच कैसे आता है? मेरा दिल है यूपी में एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार मैं तेरी हर जिद मान लूंगा यार, बस इतना याद रखना कि कोई तीसरा शामिल ना हो। मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस इतना ध्यान रखना कि कोई तीसरा शामिल ना हो। मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस इतना याद रखना कि कोई तीसरा शामिल ना हो, समझा? कुछ लोग की कहानी बड़ी फिल्मी सी होती है। रियल लाइफ में उन्हें तुरंत सक्सेस मिल जाती है, लेकिन रियल लाइफ में उनका स्ट्रगल चलता रहता है। मेरे मेहमान की भी यही कहानी है। पहले 12th में स्ट्रगल किया, आईएएस बनने के लिए स्ट्रगल किया, मिर्जापुर से लेकर क्रिमिनल जस्टिस में सर्वाइवल को लेकर स्ट्रगल किया। जब हसीन दिलरुबा मिली तो बीवी साथ रखने में स्ट्रगल किया, और अब साबरमती को लेकर रिपोर्ट आ रही है तो सच को लेकर स्ट्रगल चल रहा है। जी जी। वेलकम विक्रांत। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, ह्यूज फैन, आई हैव टू टेल यू दिस। थैंक यू सो मच। फाइनली वी मीट। हाँ, हमने काफी टाइम से कोशिश की थी, लेकिन ये आपका संघर्ष कब खत्म होगा भाई? सर एक कलाकार के जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, और ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि जो करता हूँ बहुत पसंद है, काम करना पसंद है, कहानियाँ बोलना पसंद है। एंड ऊपर वाले की कृपा से थिंग्स हैव ओनली स्टार्टेड गेटिंग बेटर नाउ। हाल ही में पिछले 5-6 साल में चीज़ें बेहतर हुई हैं। अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए हैं एक्चुअली। फिल्में पसंद कर रहे हैं लोग, और चर्चा भी कर रहे हैं उस जो कहानियों को मैं लेके आ रहा हूँ उन पे। ख़ास तौर पे 12th फेल से जो प्यार मिला है, मैं बता नहीं सकता कि आज भी मतलब ओवरवेलम हो जाता हूँ कई बार, क्योंकि इतने लोग इंस्पायर हुए हैं उस फिल्म से। और जब हमने वो फिल्म बनाई थी एक्चुअली हमें उम्मीद ही नहीं थी। और आप कभी रिजल्ट सोच के नहीं जाते हैं कि ये कोई डिश बनाने जाते हैं तो ये सोच के नहीं बनाते कि ऐसी बनेगी। आप बनाते हैं उसे, अच्छी बन जाती है वो कई बार। बट यार रियली हैप्पी। तो मैं चाहता हूँ कि स्ट्रगल चलता रहे, ये स्ट्रगल खत्म ना हो। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब आप सफल होते हैं तो आप में लोग अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप भीड़ के सामने होते हैं तो आप में लोग खूबियाँ पहचानना शुरू कर देते हैं। मैं आपकी पुरानी फिल्में देख रहा था बैठ के ऐसे एक दिन, और मेरे मन में सवाल चला था, यार ये एक्टर तो तभी वही था जी, अच्छी एक्टिंग तब भी कर रहा था जी, लेकिन तो साइड में था, किनारे था, कभी हीरो का भाई, कभी हीरो का दोस्त जी। क्या बदल देता है सक्सेस यार? और कैसे लोग सडनली अब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हैं? मैंने सुना राजू हिरानी का प्रोजेक्ट आ रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब आ रहे हैं। लीड एक्टर है, पहले शिकायतें थी कि यार एक्टिंग अच्छी करता हूँ, हीरोइन से पैसे कम मिलते हैं। अब सब सॉर्टेड है। हाँ, आई थिंक सक्सेस, आई थिंक यही है, दैट्स द नेचर ऑफ सक्सेस प्रॉबली, कि जब
आपकी दुकान चल रही होती है, या जब आपको लोग प्यार करते हैं, या जिस समाज को हम केटर करते हैं, जिन ऑडियंसेस को हम केटर करते हैं, जब वो आप पे विश्वास दिखाती है तो प्रोड्यूसर्स भी दिखाते हैं, राइटर्स भी दिखाते हैं। पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से, एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग स्लाइटली एरोगेंट, कि हाँ मैं काम तब भी अच्छा ही करता था, बट आई थिंक आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द वे माई जर्नी हैज़ गॉन। मैंने 10 साल टीवी भी किया, देखा मैंने बालिका वधू भी किया है। 21 साल का लड़का। हाँ, यस, यू आर राइट। मैंने मतलब 16 साल हो गए उसे। मेरी बुआ जी उस टाइम मुझे बैठा के जबरदस्ती दिखाती थी तो मैंने आपको बड़ी मजबूरी में देखा था वहाँ अभी तो खुशी खुशी देख रहे हो ना यार। पे। बालिका वधू, उत्तरन, बहुत सारे सीरियल्स आया करते थे। कलर्स नया चैनल आया था, बहुत सारे शोज आए थे। तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस थिंग। और पता है, ये भी एक चीज़ है कि जिन लोगों को मैंने लुक अप टू किया है, उन्हें कभी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला। और ओवरनाइट सक्सेस को लेके, बिकॉज आई स्टार्टेड यंग, मतलब 17 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, तो ओवरनाइट सक्सेस को लेके मेरा एक नोशन है कि यू नो, आई डोंट थिंक इट लास्ट्स टू लॉन्ग। आई वुड रादर हैव समथिंग विच इज़ इटर्नल, और वो ओवरनाइट नहीं आ सकता, वो उसको आपको बिल्ड करना पड़ता है। वो उस इमारत की तरह होता है जिसकी फाउंडेशन जितनी गहरी होती है, वो उतनी मजबूती से वहाँ टिक पाती है। तो जो भी जर्नी रही, आई एम वेरी हैप्पी। आई वुड नॉट वांट टू चेंज अ डे। आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ इट इज़। क्या बदला है? लोगों के देखने का नज़रिया बदला है। मैं वही हूँ। ये वही रिश्तेदार होते हैं ना, जो अचानक से जब आपके पास 4 पैसा आ जाता है तो वो आसपास आ जाते मैंने हैं। सुना था आपका किस्सा है कि हाँ। आपने दोस्तों को बुलाया था। वो काफ़ी वायरल हुआ था, हो गया था वो, या तो वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। एक्टर तब भी वही था, इंसान तब भी वही था, अंदर सब कुछ सेम था। अब सब बदल गया। अब विक्रांत मैसी के नाम पे लोग फिल्में देखने जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं पुरानी फिल्मों की। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये डराता भी है कभी? नहीं, डर तो नहीं कह सकते हैं, पर एक पॉजिटिव नर्वसनेस होती है, और वो होनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि जिस दिन आप कंप्लेसेंट हो गए जीवन में कि हाँ मैंने प्राप्त कर लिया जो मुझे चाहिए था, मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे अब लोग प्यार कर रहे हैं, उस दिन से आपका डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाएगा। सॉरी, दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ योर एंड। एक हैप्पी नर्वसनेस है, तो वो होनी ज़रूरी है, क्योंकि कंप्लेसेंसी जहाँ आ जाती है, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर एंड। मैं इसको अगर थोड़ा और घुमा के पूछूं, आज विक्रांत मैसी बिल्कुल हीरो लगते हैं, बड़ा बढ़िया लुक मुझे यहाँ नजर आ रहा है, इससे पहले भी कई जगह पर। हालांकि विक्रांत मैसी मुझे उतने ही देसी बॉय भी लगते हैं। सर देसी ही है। कभी किसी ने कहा आपसे कि यार तुम्हें वो हीरो वाली बात नहीं है, तुम साइड रोल के लिए बने हो, हाँ हाँ, तुम हीरो नहीं बन पाओगे? मुझे बोला है, और मुझे बहुत बड़े स्टूडियो के कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला है ये। और मैं ये किस्सा में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। मैं बड़ा उनसे मिलना चाह रहा था, क्योंकि वो बहुत मुझे लग रहा है मैं नाम गेस कर ले रहा हूँ। हाँ हाँ, आप जानते होंगे, हाँ, आप तो सबको जानते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा मुझे कि मिलते हैं, और मैं भी बड़ा ढीठ, मैंने छोड़ा नहीं पीछा उनका। तो मैं लगा रहा, महीने 1.5 महीने बाद मुझे मिल गया वक्त। तो वो भी शायद इरिटेट हो गए, उन्होंने कहा कि यार तू मिल ही ले फाइनली। तो मुझे उन्होंने एक नेल स्पा पे बुलाया, दफ्तर में नहीं, मुझे नेल स्पा पे बुलाया। 8 बजे का टाइम दिया, फॉर एग्जाम्पल, टाइम एग्जैक्टली याद नहीं, 2-2.5 घंटे बाद आए वो। और वहाँ पे बैठ के अपने नाखूनों को वो यूवी लाइट के नीचे रख के वो बैठे हुए थे। वो उनके 2 लोग उनके नाखून कर रहे हैं, और वो मुझसे बात कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। और उन्होंने मेरा इधर उधर कुछ देखा हुआ था, मैंने कुछ वेब शोज़ किए हुए थे तभी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम सिर्फ न्यू कमर्स को लॉन्च करते हैं, और हम सिर्फ सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं। तो तुम्हारे साथ अगर हम काम करेंगे तो तुमको छोटा मोटा रोल मिलेगा, पर तुम्हें लॉन्च हम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि तभी मैं कोशिश कर रहा था कि मेन लीड मिल जाए मुझे। मैं थोड़ा हीरो का दोस्त बन के, हीरो का भाई बन के थक गया था मैं। और वो उस फेज़ की बात है ये। तो उन्होंने कहा था कि कितनी पुरानी कहानी होगी? 3-4-5 साल? नहीं, ये होगी लगभग, आप समझो 5-6-7 साल। हाफ गर्लफ्रेंड के बाद की बात? हाफ गर्लफ्रेंड के बाद की बात है ये। यस, या तो ठीक है, कहा उन्होंने। तो मैं भी थोड़ा सा, मैं चीज़ें भूलता नहीं हूँ, मैं चीज़ें याद रखता हूँ। तो मैंने रखा ये याद, और अभी फिर हाल ही में मेरी दोबारा उनसे मुलाकात होती रहती है। तो वेरी हैप्पी फॉर यू। ठीक है, थैंक यू। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। सेम इंसान सेम कहानी, लेकिन नजरिया बदल जाता है। नजरिए बदल जाते हैं सर, बट दैट इज द नेचर ऑफ लाइफ। ये हमारे से पहले भी ऐसे ही था। यू नो, एक किताब है जिसका टाइटल है सेम एज एवर।
मॉर्गन हाउसेल नाम है ऑथर का, और उन्होंने एक और किताब लिखी थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पिछले साल बहुत वायरल हुई थी वो किताब, पॉपुलर हुई थी, अब वायरल ही निकलता है मुझसे, बहुत पॉपुलर हुई थी वो। तो सेम एज एवर भी बहुत पॉपुलर किताब है। तो उसमें ये फिलॉसफी उन्होंने शेयर की है कि जीवन में जब से जीवन है तब से कुछ चीज़ें कभी नहीं बदली, ये उनमें से एक है। नेचर ऑफ लाइफ है सर, ये मुझे शॉक नहीं करता, मुझे सरप्राइज नहीं करता ये। ओके, छपाक के टाइम में विक्रांत मैसी की स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था कि मैं भी लीड में हूँ लेकिन पैसे कम मिलते हैं। अब कई अच्छी फिल्में आई, कई अच्छी सीरीज आई, बहुत एक्नॉलेज किया गया, अब शिकायत दूर है। सर मेरे नज़रिए में तो पैसे आज भी कम मिलते हैं पैसा जितना मिले उतना ही कम है सर, बट ऑन ए सीरियस नोट नहीं, थिंग्स आर बेटर। और मैंने भी शायद नादानी में वो कह दिया था, या फिर शायद एक कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक वो फीलिंग थी, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि हीरो का दोस्त प्ले कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि टीवी छोड़ के आया था सर, अच्छे खासे पैसे छोड़ के आया था। वो शायद नादानी में मैंने कह दिया। आज जब हाइंडसाइड में देखता हूँ तो दीपिका पाडुकोन है, वो शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, पर वो एक डिस्पैरिटी तो है ही, वो डिस्पैरिटी है ही। हमने बहुत आम तौर पे ये सुना है कि और ये बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े मेरे सुपर सीनियर्स और सीनियर्स ने भी कहा है फिल्म इंडस्ट्री को लेके कि औरतों को उतना पैसा नहीं मिलता। हाँ, यू नो, पे डिस्पैरिटी, पे पैरिटी नहीं है। फिर आमिर सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें पे पैरिटी पे उन्होंने कहा था, और आई थिंक वो अब एक कहीं ना कहीं मेरा एक डायरेक्शन बन गया है विद रिगार्ड्स टू पे पैरिटी, कम पैसा ज़्यादा पैसा की। अगर सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, अगर लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं, आपके नाम से अगर टिकट बिक रही है, तो आपको उतना राइटफुली पैसा मिलना चाहिए। ट्रू। तो आई एग्री विद दैट। तो उस वक्त मेरी वो हैसियत थी नहीं, उस वक्त तो मेरी पोजीशन नहीं थी कि मुझे देखने के लिए लोग आए सिनेमा में। बट नादानी कह सकते हैं आपको कि मतलब कई नादानियां पहले की हैं विक्रांत मैसी ने। हाँ सर, हम सभी करते हैं। और अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखें, अगर नादानी में अगर हमने, आई थिंक ऑल ऑफ अस चेंज ओवर टाइम। ट्रू ट्रू ट्रू। यू नो, यू आर नॉट द सेम पर्सन यू वर 10 years ago. आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वाज 10 years आएंगे, उधर आएंगे। आप किस्मत पे यकीन करते हो? डेस्टिनी? क्योंकि आपकी किस्मत में देखता हूँ लेडी लक के साथ बहुत अच्छी बदली है। बहुत 12th फेल आई, फिर एक बच्चा प्यारा सा आ गया, जी, काफी चीजें लाइफ में पॉजिटिव चल रही, सब अच्छे दिन। टचवुड जी। सो डू यू बिलीव इन लेडी लक? आई बिलीव इन लक, लेडी लक, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, या बीवी की ही जो दुआएं मांगती हैं, वो बड़ों का आशीर्वाद, फैमिली जो आपके लिए प्रेयर करती है, वो सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है वो लगती है, वो होता है। वो आई बिलीव इन द फैक्ट कि मेरे जो घर के बड़े हैं, जो मेरे लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो आंसर हो रही है मेरे ख्याल से। एंड दैट इज़ एक्चुअली गिविंग मी मोटिवेशन टू गो आउट देयर एंड बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। मैंने कहीं पढ़ा था कि 12th फेल के बाद आपकी फैमिली ने जहाँ जहाँ पोस्टर्स लगे थे आपके, वहाँ प्रॉपर वो जाते थे देखने। वो आज भी जाते हैं, मेरे बच्चे का पोस्टर लगा हुआ है। वो आज भी जाते हैं। अभी जैसे रिलीज़ के करीब जब साबरमती की होर्डिंग्स लगने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे 100% पता है कि रात को मेरे माता और मेरे पिता गाड़ी में बैठेंगे, जहाँ जहाँ उनको होर्डिंग दिखेंगे वो वहाँ जाएंगे और तस्वीर खींच के आएंगे। तो फिर फैमिली ग्रुप में व्हाट्सएप में आते हैं? फैमिली ग्रुप पे आता है, कभी पेपर में कुछ आता है तो सबसे पहले फैमिली ग्रुप पे आता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मैं आपकी बहुत सारी कहानी, आपकी फिल्म को लेकर भी हम बातें करेंगे। राजकुमार हिरानी के साथ भी काम कर रहे हैं आप? जी, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, एक वेब सीरीज़ है जो हम कर रहे हैं। इट्स अ मिनी सीरीज़, और उनके साथ पहली बार कोलैबोरेट करने का मौका मिल रहा है। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ही इज़ नॉट डायरेक्टिंग इट, ही इज़ द प्रोड्यूसर एंड ही इज़ द को राइटर ऑफ द शो। और 12th फेल मुझे उन्हीं की वजह से मिली है, तो ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। आपने शायद शुक्रिया भी कहा था उन्हें। हाँ, तो 12th फेल के दौरान जब विधु विनोद चोपड़ा साहब एक्टर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था, और वहीं से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। ओके, इससे पहले कि मैं सीरियस सेगमेंट पे जाऊं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा सीरियस सेगमेंट आपको लेकर है, उससे पहले थोड़ा सा फन लविंग सेगमेंट में कर लेता हूं। यार ये लास्ट में नहीं कर सकते हैं फन? चलिए मैं सीरियस पे आता हूँ, मेरे लिए अच्छी कहानी है। साबरमती रिपोर्ट जी। ओके, एक फिल्म आ रही है जिसको लेकर फिलहाल देश भर में चर्चाएं बहुत ज़्यादा ज्वलंत है। एवरीबडी इज टॉकिंग ऑन ट्विटर अबाउट साबरमती रिपोर्ट। जी। अब पहला सवाल जो एक आम इंसान के मन में आता है कि वाई साबरमती रिपोर्ट? अगर आपको करना था तो वाई नॉट गुजरात फाइल्स की पूरी कहानी कवर हो जाती। साबरमती रिपोर्ट क्यों अलग से चुना गया, क्यों ये टॉपिक? सर जो टाइटल आप कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली उसकी बात करते हैं।
सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये जो दुर्घटना थी वो बहुत एक्सटेंसिव है सर। फिर दंगे हुए, फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ। वी स्ट्रिक्टली वांटेड टू नैरो इट डाउन टू व्हाट हैपेंड ऑन द 27th of February। कारण उसके कई हैं। हम्म। जो दंगे नहीं होने चाहिए थे वो हुए, अनफॉर्चुनेट थे, बहुत मासूमों की जान गई। उसके ऊपर आपको इंटरनेट पे, सिनेमा में, अगर लिटरेचर की भी बात करें तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। व्हेन एकता कपूर द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म रीच्ड आउट टू मी, व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग, और मेरा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। ये मेरा कुछ 7वां या 8वां कोलैबोरेशन है उनके साथ। सो व्हेन शी टोल्ड मी कि शी स्पेसिफिकली वांट्स टू मेक अ फिल्म ऑन द ट्रेन बर्निंग, तो स्क्रिप्ट के साथ साथ उन्होंने मुझे रिसर्च मटेरियल भी पकड़ाया और मुझे 2 हफ्ते का समय भी दिया। उन्होंने कहा टेक योर टाइम। कलेक्टिवली व्हाट ऑल ऑफ अस फेल्ट वाज कि ये एक अन्याय हुआ है उन 59 लोगों के साथ। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब भी गुजरात की बात होती है या साबरमती अग्निकांड की बात होती है, तुरंत और मीडिया वाले भी हमसे पूछ रहे हैं कि आप दंगों के बारे में क्यों नहीं कह रहे। देखिए, किसी एक पहलू के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप किसी दूसरे पहलू को डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा और इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर और इन पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट किसी ने भी कोच S6 और S7 के बारे में बात नहीं की है। सर 22 साल हो गए हैं। एक तो एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट भी है। इतनी प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, और ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब ये दुर्घटना हुई थी, जब दंगे हुए थे। आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि उस वक्त देयर वर मल्टीपल नैरेटिव्स, देयर वर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज। हुआ क्या किसी को नहीं पता। जब ये कहानी घर मैं लेके आया, मैंने अपने परिवार से डिस्कस किया। मेरे खुद के घर में 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे हैं। वो इस बारे में जानते ही नहीं है कि 27 फरवरी को हुआ क्या था, और अगर वो जानते भी हैं तो वो ये जानते हैं कि दंगे हुए थे। पर जेनेसिस के बारे में किसी ने बात नहीं की। वो 59 लोग सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बन के रह गए, और उसी वजह से हमने फिल्म में ये डायलॉग रखा है कि उन 59 लोगों में से कोई भी एक यहां पे मौजूद है जो 3 लोगों के नाम बता पाए। कोई नहीं जानता। दे आर मियर स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए हमें लगा कि हमें ये कहानी बोलनी चाहिए, और द डस्ट इज ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन सेटल्ड। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है नहीं इस देश में। जितनी भी प्रतिक्रियाएं थीं अब वो भी सेटल हो चुकी हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका नाम साबरमती रिपोर्ट अब रखा है। देखिए विक्रांत, होता क्या ना, एक बड़ा अच्छा शेर है कि सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। ओके, ये मुझे थोड़ा सा आप सिंपल लैंग्वेज में समझाइएगा। पॉलिटिक्स में कुछ चीज, कोई भी चीज़ ग्रे नहीं होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है। जब ये फिल्म एक ऐसे टॉपिक पर आ रही है जो इतना सेंसिटिव है, इसको लेकर 2 तरह के रिएक्शंस मेरे पास लोगों ने भेजे, क्योंकि मैं लोगों से अक्सर सवाल लेना पसंद करता हूं कि आप क्या सोचते हैं। जी। एक सेगमेंट कह रहा था कि ये कहानी लोगों को पता लगनी चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जो खुली आंखों से सो रहे थे अब तक। वेल सेड। या दूसरे ने कहा क्योंकि निजाम बदला है, दौर बदला है, और अभी कोशिश है सरकार को खुश करने की, तो एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है हार्डकोर नेशनलिज्म और रिलीजियस सेंटीमेंट को लेके। गाना लगा दिया गया राम जी के नाम से, ताकि देर सवेर एक इमेज भी क्लीन हो और चीजें बेहतर होती जाए, और जो आका है वो खुश हो। इसीलिए रिलीज हो पा रही, वरना रिलीज भी नहीं हो पाती। ये मेरे लिए कहा ये गया फिल्म है। को लेकर आया है। फिल्म को लेकर कि कहा दो गया है। दो दो परसेप्शन आया है। एक वो खुली आंखों वाला जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं फिल्म को, जी। दूसरा ये वाला सेगमेंट कि निजाम बदला है इसलिए इस तरह की कहानी बनाई गई है। ये जो वरना अगर कहना होता तो आगे भी हजारों मारे गए थे, आगे भी बलात्कार हुए थे, रेप हुए थे, पेट में तलवार डाल दी गई थी, हवा में उछाल दिया गया था। उन घटनाओं को छिपा दिया गया क्योंकि उनके बारे में चर्चाएं हो रही थी। इसको हाईलाइट कर दिया गया क्योंकि ये निजाम को सूट करता है। सर ये बहुत ही कॉमन सवाल है, मुझे परेशान नहीं करता ये, क्योंकि ये मेरे ख्याल से यू माइट बी द 50th पर्सन आस्किंग मी दिस।
अब देखिए सर, मेरा इंटेंट जो है या हम सब का जो इंटेंट है इस फिल्म को बनाने का, वो आप पहले तो फिल्म देखें जाके। तो जो ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, और ये वाजिब सवाल भी है कि क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। इसका जवाब मेरे पास यही है कि आप 15 तारीख को जाएं, पिक्चर देखें। मेरे पॉलिटिक्स में शायद ब्लैक और वाइट ही होता है, पर जीवन में सिर्फ ब्लैक और वाइट होता है, मैं ये नहीं मानता। देखिए, ग्रे भी होता है जीवन में। फॉर अ चेंज हम सब मिलके ये कोशिश करना चाहते हैं कि राइट हटा के, और अब तो सिर्फ यही है ना, अब राइट है या तो लेफ्ट है, ट्रू, बीच का कुछ है ही नहीं। और खास तौर पे सोशल मीडिया पे या तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट हैं या तो आप एक्सट्रीम राइट हैं। आप बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि अच्छी सेहत के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए, योग करिए बैलेंस्ड हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ आपको बैलेंस करनी है तो बैलेंस्ड मेडिटेट करिए। व्हाट अबाउट बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स? बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स होना भी बहुत जरूरी है फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, फॉर अ थ्राइविंग सिविलाइज्ड सोसाइटी। अ बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उम्मीद है, मुझे पता है कि ये पक्ष बन चुके हैं ऑलरेडी। हमें उम्मीद है कि जब आप फिल्म देखेंगे जाके, आपको ये लगेगा कि हमारी नीयत जो है इस फिल्म को बनाने की, वो किसी लेफ्ट या राइट के लिए नहीं है, एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से है कि उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की। उन 59 लोगों के बारे में बात होनी चाहिए थी, अगर होती तो शायद ये फिल्म नहीं बनती, पर किसी ने बात नहीं की। और ये फिल्म में एक चीज़ और बता रहा हूँ, आई थिंक वी आर मिसिंग द लार्जर पॉइंट हियर। ये फिल्म उन दंगों के बारे में नहीं है, साबरमती बर्निंग के बारे में है। इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव फिल्म। देयर आर 3 जर्नलिस्ट्स इन द फिल्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स इन द फिल्म। द मेन DNA ऑफ द फिल्म इज द रोल ऑफ द मीडिया, कि मीडिया का क्या रोल था 2002 में। क्या इस पे भी आपका एक बहुत कोट वायरल हो रहा है कि विक्रांत मैसी ने कह दिया है कि आज की मीडिया जो है वो बिल्कुल खत्म। ये आपने आज की मीडिया को लेकर कोट किया है 2002 की मीडिया को लेकर? सर 2002 में इतनी मुझे अवेयरनेस थी नहीं, क्योंकि 2002 में 15-16 साल का था मुझे। इनफैक्ट बट फिल्म के रिसर्च में तो आपको अवेयरनेस मिली, बिल्कुल बिल्कुल एक्ट किया है उसमें, हमने देखा। आई एम कमिंग टू दैट 2002 की क्योंकि हम बात करें तो थोड़ा खुल के बात करें। मैं 15-16 साल का था। आज मैं खुद एक पिता हूं। जब कभी आपके आसपास का माहौल ख़राब होता है तो आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और मेरे पेरेंट्स ने भी वही किया। जब भी न्यूज़ आती थी, गोधरा के बारे में आती थी, न्यूज़ बदल जाती थी। जब रिसर्च की इस फिल्म पे, और आज जब जी रहे हैं, आंखें खोल के जी रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मीडिया शायद हमेशा से ऐसी ही रही है। बट अगेन नैरोइंग इट डाउन टू व्हाट हैपेंड इन 2002, मीडिया ने, जो भी मीडिया की कैपेसिटी थी, वो चौथा पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, वो आम जनता की आंखें हैं, कान हैं। क्या उन्होंने वाकई में अपनी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो चलते हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई? वो आप फिल्म में देखेंगे। अगर इससे ज्यादा हम बात करेंगे तो फिल्म खुल जाएगी। ठीक है। और ये कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी फिल्म में एक बैकग्राउंड पे कोट लिखा हुआ आता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल। और ये मैं हर रोज टीवी पर जब डिबेट करता था, टीवी चैनलों पर, तब नेता लोग या पॉलिटिकल पार्टीज जो फंसती थी वो ट्वीट कर देती हैं। सबसे आसान कोट है ये, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पर मेरे नजर में सवाल आता है कि सत्य क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जिसकी सरकार, जिसकी कलम, जिसकी टीवी, उसका सच। 2002 में जब आप बात कर रहे हैं, तब टीवी, तब कलम, तब इतिहासकारों की नजर में अलग सत्य था। आज निजाम अलग है, सत्य अलग है। कल को शायद फिर कहानी का नजरिया अलग हो जाए। तो ये सत्य क्या है आपकी नजर? सो इवॉल्व हम सभी होते हैं, और जो इवॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे उनके लिए चिंता है। मैं स्ट्रिक्टली ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को हमने एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बोलने की कोशिश की इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। वी ऑल्सो रिकग्नाइज दिस। हम सब डिफिकल्ट टाइम क्यों? क्योंकि जो प्रतिक्रिया आपके सामने आ रही है, या तो ये फॉर है या तो अगेंस्ट है। बट टॉपिक ऐसा है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, हाँ, देश का बैकड्रॉप दो आइडियोलॉजी में देश है, या लेफ्ट या राइट। तो अब टॉपिक ऐसा, तो लोग ऑब्वियसली रिएक्ट या तो समर्थन करेंगे या अपोज करेंगे आपको। सर सिर्फ 2 ही आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। एक सबसे बेस आइडियोलॉजी मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए इंसानियत की। और इंसानियत के नाते अगर आप
उन 59 लोगों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं हम्म, कि उन 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। आपने पहले भी ये पूछा कि उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, अनफॉर्चुनेटली हुआ, उसके ऊपर फिल्में बनी हैं, कहीं रिलीज नहीं हो पाई, कहीं रिलीज नहीं हो पाई, नहीं हो उसके ऊपर पाई। डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, उनमें भी कई बैन कर दी गई। कहीं बैन कर दी गई। ये हर देश में ऐसा होता है, हाँ, लेकिन इस बार में किसी ने बात नहीं की। नहीं, ये भी मेरे मन में इसलिए आया विक्रांत, क्योंकि मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना कि सेंसर बोर्ड ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। सेंसर बोर्ड ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मतलब आपके कट्स नहीं लगे ज्यादा, आपको थैंकफुली सेंसर बोर्ड ने कोई कट नहीं कहा है हमें। उसी को सपोर्ट कहते हैं कि अगर आपको परेशान नहीं करे तो वो भी एक तरीके का मौन समर्थन हो गया। सर देखिए, वो देखने का नजरिया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ ग्राफिक नहीं है। हमने बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में बात किया है, ठीक है। हमने वो 27 फरवरी को रिक्रिएट भी किया है, पर बहुत ही माइंडफुली किया है। आपको कोई ऐसी ग्राफिक डिस्टर्बेंसेस नहीं मिलेंगी फिल्म में। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि उन्होंने कोई मेजर कट सजेस्ट नहीं किया। सजेशंस तो आते रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं, और वो दिन में 50 आते हैं। कोई मेजर कट नहीं आया, इस बात की खुशी है। जिससे मूल फिल्म की भावना खराब नहीं हुई। एग्जैक्टली, क्योंकि ये फिल्म जिस दिन ए सर्टिफिकेट मिल गया, हमें ऐसा लगता है कि फिर एक बहुत मेजर ऑडियंस है जिनके लिए ये फिल्म हम बना रहे हैं, जो 18-20 साल के लड़के हैं, जो या मतलब द यूथ ऑफ दिस कंट्री, जो 13-14-15 साल के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं देख पाएंगे। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो दिस थिंग, बिकॉज दिस इज आवर मॉडर्न हिस्ट्री। 22 साल पहले जो हुआ, ये मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी। ठीक है। मैंने आपको ये कहते हुए सुना, आपके बाकी को स्टार्स को भी कहते हुए सुना कि विक्रांत मैसी ने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। अभी भी आपने इसको कोट किया। मैं इस फिल्म के ट्रेलर के नीचे गया, इस फिल्म के गाने में पूरे कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल किया, मुझे वहां धमकियां नहीं दिख रही थी। कंपैरिजन में कंफ्यूजन नजर आई थी, इनफैक्ट ज्यादा कंफ्यूजन नजर आई थी मुझे। ये आपके समर्थक नजर आ रहे थे कि भैया की 12th फेल देखी, मजा आ गया। कोई नठारी कांड वाले पिक्चर को देखे खुश था, कोई हसीन दिलरुबा के हैंगओवर में भी चल रहा था। जी मुझे धमकियां नहीं दिख रही थी। आपको कैसी धमकियां आई? सर, धमकी का मतलब ये नहीं कि डेथ थ्रेट आई है, ठीक है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट से समझने में आसानी हो सर, जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी पोलराइज्ड व्यूज हैं हमारी फिल्म को लेके। देयर इज अ सेक्शन दैट सेज कि दिस इज प्रो हिंदू, तुम एक हमारी कौम को तुम गलत लाइट में दिखाने वाले हो, तुम हमारी कौम को गलत लाइट में दिखाओगे तो तुम्हें देख लेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम फिल्म देखो आके। जो भी हमें प्री रिक्विजिट चीज़ें करनी थी, हमने साइबर क्राइम में ऑलरेडी कर दी हैं कंप्लेंट। हमारा पब्लिक होता है इंस्टाग्राम अकाउंट, डीएम में कोई भी आपके घुस सकता है। कुछ ही महीनों पहले मेरा फ़ोन नंबर लीक कर दिया गया सोशल मीडिया पे। लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर भी है, मैं 20 साल से वही नंबर यूज़ कर रहा हूँ, मैं नंबर चेंज मैंने किया नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ प्रीकंसीव्ड नोशन कि हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज कर रहे हैं और किसी एक कम्युनिटी को हम बदनाम कर रहे हैं, और वो सिर्फ ट्रेलर देख के और टीजर देख के लोगों ने कहा है। इसीलिए मैं भी चुप हूँ। और दूसरी चीज़ तो ये जब पहली बार मुझे ये सवाल पूछा गया मुंबई में ट्रेलर लॉन्च पे, मैंने यही कहा कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्या है पता है, इस चीज़ के बारे में खुल के मैं बात करूंगा, और जो ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि पीआर स्टंट है, तो इसलिए मैं बात कर नहीं रहा। अगर मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि आप आज के टाइम में कमेंट देख के समझ जाते हैं। जी। पॉलिटिकल व्यूज में लेफ्ट एंड राइट ही हिसाब किताब होता है। अभी फिलहाल देश में बीच का हिसाब किताब नहीं है, या इंसानियत वाला वर्जन कम है। एंड बीइंग अ पॉलिटिकल, आप मानते हैं कम है? हाँ, जो एक्सप्रेस करते हैं वो कम है। जो बीच वाले हैं वो उतना खुलकर शायद एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो आपस में रहते हैं। जैसे मैं कहता हूं, ट्विटर की दुनिया अलग है। आप उस इंसान को ट्विटर के बाहर मिलेंगे, शायद वो बहुत अच्छा इंसान आपको लगेगा। बिल्कुल, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, एंड आई एग्री विद यू। एंड इसलिए मैंने ट्विटर की दुनिया से थोड़ी दूरियां बनाई थी। सर, मैंने भी बहुत दूरी बना रखी है। मेरे को तो अभी मेरी टीम बता रही है कि क्या चर्चा चल रही है ट्विटर पे, क्या मैं आ रहा हूँ, सब लेके आ जाए। मैंने कहा नहीं, ये टफ वाला सेक्शन था, इसको पहले कर दिया। नहीं यार, मजा आएगा। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि संवाद हमेशा अच्छा होना चाहिए। मैं कोई प्री परसेप्शन बना के नहीं आया हूँ, लेकिन सवाल कई सारे हैं जी। अब सवाल ये विक्रांत आता है कि आपने जहां कह दिया कि 9/11 जैसी घटना जो वहां यूएस में हुई थी वैसी साबरमती है। फिर मुझे बहुत सारे और किस्से आते हैं। मुझे बाबरी कांड भी याद आता है, मुझे 26/11 मुंबई याद आता है। मुझे लगता है कितने अच्छे तरीके से एक बहुत बड़ी घटना को यहां से जोड़ दिया गया। मेरी नजर में उतनी बड़ी घटना शायद बाबरी वाले कांड थी, जिसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया, और शायद जिसका इंपैक्ट मैं विक्रांत मैसी के पुराने ट्वीट्स में भी देखता था। मैं देखता था। फिर आपने कहा कि नहीं, 9/11 जैसा ये
साबरमती कांड है, ये आपने क्यों रिलेट किया? सर क्योंकि 96 में मैं बहुत छोटा था हम्म, और मुझे वाकई ये लगता है कि 92 सॉरी 6 दिसंबर 1992 92 मैं तो और भी छोटा था फिर तो, ठीक है। हाँ, हम सब भी, हाँ। सभी बहुत छोटे थे। मेरी जो जनरेशन है हम्म, और ये कलेक्टिवली हम सबको महसूस हुआ कि सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक जो हमारे देश का है वो 27 फरवरी से बदला है। ओके। यू माइट हम्म, डिसएग्री विद, नहीं, बट द ब्यूटी इज कि वी मस्ट हेल्थीली, मैं समझ रहा हूँ। agree हाँ, to उस टाइम disagree. हम बच्चे थे, हमने सुना, कहानियां सुनी, यहाँ हमने प्रत्यक्ष आंखों से देखा था काफी कुछ, या थोड़ा बहुत समझा था। समझ थी, थोड़ा 15 बहुत, की उम्र में समझ थी। थोड़ी बहुत, और हाँ। उसके बाद फिर जब ऐसी फिल्में करते हैं तो आपको रिसर्च मटेरियल मिलता है, आप पढ़ते हैं चीजों के बारे में। बहुत लोगों के नजरिए में 27 फरवरी 2002 को जो हुआ वो हमारा 9/11 था। ठीक है। अब लेट्स कम टू सिनेमा। सिनेमा में साबरमती एक्सप्रेस के बारे में किसी ने बात नहीं की। उसके बाद का ये वही रिपीट हो जाएगा जैसे हमने कहा कि उसके बाद क्या हुआ, बहुत चीज़ें डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर से भी लोग आके अपनी प्रतिक्रिया देके जा चुके हैं। जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जेनोसाइड होता है, हॉलोकॉस्ट होता है, उस पर फिल्में बनती हैं, उनको ऑस्कर मिलता है, लोग काफ़ी उनकी प्रशंसा करते हैं। 9/11 होता है, उस पर फिल्में बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। पर्ल हार्बर होता है, उस पर फिल्में बनती हैं, प्रशंसा करते हैं। हमें क्यों संकोच है एक ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का, या हमें क्यों डर लगे या घबराहट हो एक ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का जो हमारे पॉलिटिक्स को, जो सामाजिक ताना बाना था हमारा, उसको रातों रात बदल दिया? उसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। नहीं विक्रांत, ये इसलिए है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन जी। है, इस देश में हिंदुओं को लेकर ऐसी फिल्में बनी नहीं। मतलब जैसे हम टीवी में खबर पढ़ते थे, अगर कहीं पर हत्या हुई और व्यक्ति दलित या मुसलमान था, तो उस खबर की लाइमलाइट जो होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, अलग से कोट किया जाता था। आप एग्री करते हैं? मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने खुद भी खबरें पढ़ी है, जैसी पढ़वाई गई है हमने भी पढ़ी है, और हमारा सोचने का नजरिया भी वैसा हो गया था। बिल्कुल। सो यू एग्री विद दिस? हाँ, ठीक है। तो इसलिए शायद जब पहली बार एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट पे आ रही, क्योंकि जब तक गुजरात राइट्स की बात आती थी तो जो उधर वाला वर्जन था वो एक था कि भाई पहले क्या हुआ था। आपने बात ही नहीं कि 59 लोगों को बंद करके जला दिया गया, कैसे तड़प तड़प के मर गए, वो बहुत बड़ी घटना, आप कैसे सोच नहीं सकते हो। बट उधर क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए शायद उसकी बातें ज्यादा हुई। पर अब आप अगर बैठ के देखेंगे तो संख्या लगभग सेम ही है। तो फिर मेरे मन में सवाल आ रहा है कि बॉलीवुड पर अब तक एक आरोप लगता रहा है कि बॉलीवुड में सलीम जावेद साहब की फिल्में आती थी, रहमान चाचा गांव के सबसे अच्छे व्यक्ति होते थे, सबसे मिलनसार, दान कर देते थे। बनिया जो था सबसे लूटने वाला, ब्राह्मण सबसे बड़ा चोर होता था, ठाकुर साहब जो होते थे जमींदार, वो बहन बेटियां लूटते थे। ये एक परसेप्शन चलता आया है और बहुत सारे पेजेस ट्विटर पे जो इस चीज को एक्सपोज करते हैं कि कैसे आपको बड़े स्मूथली बॉलीवुड रहा। ये बदलाव निजाम की वजह से है जो अब उधर वाली बातें हो रही है, या एहसास है, रियलाइजेशन है, क्या है? क्योंकि ये समझना थोड़ा सा, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है। ये क्योंकि ये व्यक्तिगत सवाल है, ये एहसास है और एक ये अपॉर्चुनिटी भी है। ये हम कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, ये हम 59 लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में, उनकी कहानी बोल के। बट दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी विच वी फील दैट द कंट्री वांट्स टू नो। 22 साल पहले क्या हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, एक पूरी जनरेशन है जिसको इसके बारे में नहीं पता है, और ये कहानी लोगों को बोली जानी चाहिए। अब खान चाचा, सलीम जावेद की फिल्में मैंने इतनी ज्यादा देखी नहीं है, तो उस विषय पे मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा, पर कहीं ना कहीं पोलराइज्ड पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं फॉर अ चेंज कि हिंदू हटा के, मुसलमान हटा के, लेफ्ट हटा के, राइट हटा के, और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि एक बार अपना फोन साइड में रख के पूरे ध्यान से ये 2-2.25 घंटे की फिल्में देखिए इंसानियत के नाते, और समझिए कि उन 59 लोगों को कैसे जलाया गया। उनको किसी ने याद नहीं किया, उनको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बना के रख लिया आपने। एंड it takes a lot of courage for me to tell you this. मतलब it makes my heart heavy to say this. I'm a father today. The youngest person to die in that train was a 2.5-year-old kid. अगर आप उसको हिंदू या मुसलमान के लेंस से देख रहे हैं, या किसी भी रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल लेंस से देख रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक बच्चा है यार, आपने उनकी बात नहीं की।
बट कमिंग बैक, अभी थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ बट कमिंग बैक टू द रोल ऑफ द मीडिया, मीडिया का क्या रोल था उस विषय पे हमने बात करने की कोशिश की है। तो जब आप फिल्म देखेंगे कि क्या हमारे चौथे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की भी जो डिस्पैरिटी वो भी चर्चा की है आऊंगा मैं, वहां पर भी आऊंगा जी। एक बड़ा अच्छा डायलॉग इस फिल्म का है जो ट्रेलर में मैंने देखा, गोदरा का सच खाकर बैठ गए, एक दिन बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा। जी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी जी लार्जर देन लाइफ नहीं बनते। इस घटना, एक बड़ी घटना जब होती है तो एक व्यक्ति का पूरा चरित्र निकल कर आता है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी, शायद आपने भी इस फिल्म में रखा होगा वो पार्ट, उन्होंने कई बार इस बारे में बात भी की है। बट डू यू बिलीव कि ये पूरी घटना ने उन्हें लार्जर देन लाइफ बनाया? ये अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे कि मेरा एक क्या वायरल हो रहा है ट्विटर पे, एक्स पे, बीजेपी को फायदा इस घटना ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया। विक्रांत मैसी ने कहा कि विक्रांत मैसी ने कहा कि इस घटना ने, साबरमती घटना ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। हाँ, तो ये आपने एक उसमें ट्वीट में देखा, इसका कॉन्टेक्स्ट वो पूरा इंटरव्यू भी एक्चुअली है अवेलेबल बाहर। इस दुर्घटना ने सबको फायदा उठाया, इस दुर्घटना से सबको फायदा हुआ है। एंड आई विल जस्ट वांट टू कोट वन बुक, ये पढ़िएगा, ये 96 में आई थी किताब, पी साईनाथ की किताब है, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट। टाइटल से ही आप समझ गए होंगे, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, पी साईनाथ की किताब है। जब भी कोई आपदा आती है देश में, सबका फायदा होता है, खासतौर पे पॉलिटिकल फिगर्स का, पॉलिटिकल पार्टियों का, उद्योगपतियों का। कोरोना आया, सिलेक्टिव उद्योगपतियों का फायदा नहीं हुआ। उसी तरह से मीडिया वालों का भी बहुत फायदा हुआ। जब 2002 में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, फाइनली 24/7 न्यूज़ चैनल्स आने लगे, जब छोटे चैनल्स बड़े बन गए, हर एक आइडियोलॉजी का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, हर एक लीडर का, हर एक उस ऑर्गेनाइजेशन का हु लव्स अ गुड ड्रॉट, उसका फायदा हुआ है। तो इसको नैरो डाउन किसी एक व्यक्ति पे नहीं कर सकते या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कर सकते। वैलिड पॉइंट है जी, मैं सहमत हूं आपके बात से। जी। एक क्वेश्चन और इसी में फ्रेम करता हूं मैं, फिर मैं आपके ऊपर आऊंगा। आपको कुछ ट्वीट्स भी निकाले मैंने जी। डू यू बिलीव कि ये 59 लोगों की बातें इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हिंदू थे? क्योंकि मैंने आप लोगों के कई सारे वीडियोस भी देखे, आपके, रिद्धि के और बाकी सब, राशि की जो प्रमोशन आप लोग कर रहे थे, उसमें कई जगह आप लोगों ने कहा कि हाँ, पहले तक हमें वो जो प्राउड हिंदू वाला होता है उससे लोग बचते थे। कई बार मैं भी टीवी पर कहता था कि मैंने इस देश में नेताओं को इफ्तार पार्टी करते खूब देखा था बचपन में, गंगा नहाते नहीं, प्राइवेट में नहाते थे लोग, अब ज्यादा खुलकर करते हैं। डू यू बिलीव कि ये 59 लोगों की जिंदगी जो गई, कैद करके जला दिया गया, या जो भी आप सच दिखाएंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस पर चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं हुई क्योंकि वो हिंदू थे, कारसेवक थे जो अयोध्या से वहां जा रहे थे? सर, या हिंदुओं की लाइफ देश में थोड़ी सस्ती है कंपैरिजन में? सर, ये कहना गलत होगा कि हिंदुओं की लाइफ सस्ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ना हो, तो मैं शायद वो, अगर वो है तो इट विल ब्रेक माय हार्ट, ऐसा ना हो। आई स्टिल वांट टू सस्ती से मेरा रेफरेंस है, चर्चाएं कम होती हैं, शोर कम होता है, उतना आक्रोश नहीं आता है। ये एक हद तक सच है, ये एक हद तक सच है। मैं कहीं ना कहीं एक हद तक एग्री करता हूं, बट नॉट एंटायरली। और क्यों उस पर चर्चा नहीं की गई? जो चीजें हमें पता हैं कि क्यों, क्योंकि बहुत सारे पक्ष थे। एक मीडिया का पक्ष था, एक ग्राउंड पे जो ग्राउंड रियलिटी थी, चलो वो तो हमें पता नहीं बिकॉज हम उस वक्त वहां थे नहीं। एक बड़े शहरों में एक पर्सपेक्टिव था लोगों का, वो आप फिल्म में देखेंगे कि क्यों उस बारे में बात नहीं की गई। अगर आप व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उन 59 लोगों की बात नहीं की, वाज दैट रॉन्ग? इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं। लेकिन आई थिंक आई विल बी गिविंग अवे द फिल्म अगर मैं आपको मल्टीपल टेक्स या मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज बताऊं कि क्यों उन 59 लोगों के बारे में बात नहीं हुई, वो आप फिल्म में देखेंगे एक्चुअली। ठीक है। मैं कई सारे ट्वीट्स पढ़ रहा था, एक ट्वीट आया, आप चाहेंगे, अगर पढ़ना चाहेंगे आप? ये आपको लेके था, बहुत लंबा चौड़ा, काफी, तो आप ही पढ़ के सुना दीजिए। उसका मूल सार ये है इसका कि विक्रांत कमाल के एक्टर है और विक्रांत सेकुलर हुआ करते थे।
जिसने लिखा था उसने लिखा, विक्रांत सेकुलर हुआ करते थे, एक ऐसा इंसान जो धर्म में, भाषा में इतना यकीन नहीं रखता था, और इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी हिम टू गो लाइक दिस। मुझे नहीं पता 2002 में क्या हुआ था, लेकिन इतना पता है कि आजकल के फिल्म मेकर खुश कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा का उन्होंने जिक्र किया कि कई फिल्में बनाई, उनका करियर डाउनफॉल हो गया। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है, जिसने ट्वीट किया है, कि ऐसा लगता है कि एक इमेज वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। ये एक ट्वीट आया, हालांकि इसके अपोजिट वाले भी ट्वीट थे जिसमें आपको तारीफें बहुत आई है, बहुत तारीफें की गई है कि विक्रांत कमाल के हैं, उनकी एक्टिंग हर दिन से बेहतर हो रही है। कई लोगों ने इस पर्टिकुलर विषय को छूने को लेकर भी आपको बहुत बधाई दी है। लेकिन ये एक वर्जन है, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर जो है, तो एक पत्रकार के नाते मेरी कोशिश होती है हमेशा अपोजिट साइड खड़े होने। नहीं, बहुत जरूरी है सर। हाँ, तो मैं वो भूमिका करते हुए, तो ये आपसे किसी ने कहा कि विक्रांत यार तुम तो सेकुलर थे, अब तुम भी उसी कट्टर हिंदू वाली जमात में जा रहे हो जिसका तुम विरोध करते थे। मैं तो पहले ये जानना चाहता हूं कि मैं एक सेक्युलर इंसान, मतलब मैं आज सेक्युलर नहीं हूं, आपको क्या देख के लग रहा है मैं सेक्युलर नहीं हूं? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। तो आई होप जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो ये देख रहे हों। एक सेक्युलर इंसान ही है जो बिना जात, बिना धर्म, बिना बैकग्राउंड, बिना एफिलिएशन के आपके पक्ष में भी बात कर सकता है। आई एम स्टिल अ सेक्युलर पर्सन, आई एम स्टिल अ लिबरल। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि जैसे हमने पहले भी कहा, आइदर और, ब्लैक और व्हाइट की जो हम बात कर रहे हैं, वो फलक्रम जो है, जो बैलेंस करता है तमाम चीजों को, अगर सीसॉ की एनालॉजी मैं आपको दूं, अगर वो बीच का जो फलक्रम हट जाए तो एक तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली पलड़ा भारी सोशल मीडिया में तो ये लग रहा है कि आइदर इट इज एक्सट्रीम लेफ्ट और आइदर इट इज एक्सट्रीम राइट। माई आंसर टू दिस इज दैट आई एम स्टिल अ लिबरल, आई एम स्टिल सेक्युलर। व्हाट इज सेक्युलरिज्म फॉर यू? सेक्युलरिज्म पॉलिटिकल सिस्टम में जो सेक्युलरिज्म मैंने समझा था, जो मेरे नेताओं को देख के समझा, या जो परिभाषा हमने पढ़ी समझी, वो था लिटिल इनक्लाइन टुवर्ड लेफ्ट। नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। आपने देखा होगा और ऐसा होगा भी, ऐसा होगा भी। और ऐसे बहुत सारे, अगर आप टोपी लगाते हैं जी तो आपका वो अधिकार है, लेकिन अगर आप टीका लगाते हैं तो आप दिखावा करने नहीं, पर वो मेरी विचारधारा वैसी नहीं है। और ये बहुत ही, क्योंकि ये पर्सनल सवाल है तो मैं अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स दे रहा हूँ। नहीं, फिल्म भी आपकी, आप लीड है जी, तो आपका परसेप्शन लोगों के लिए जरूरी है इसमें। नहीं बिल्कुल, मैं आज भी एक सेक्युलर पर्सपेक्टिव लेके ही चल रहा हूँ। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप फिल्म देखें। तो विक्रांत मैसी की नजर में क्या सेक्युलरिज्म है? मिलजुल के रहना, एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना, और सबसे पहले तो दूसरों के कल्चर की आदर करना और अपने खुद के कल्चर पे प्राउड होना। किसी दूसरे को नीचा ना दिखाना, ना किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को ऊपर उठाना। हमारे देश का एक डीएनए है, और वो देश का डीएनए ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी ऑल आर इक्वल, वी हैव टू ट्रीट ईच अदर इक्वली। ब्यूटीफुल। मैं आज भी वही हूँ। मेरे घर के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, और ये भी बहुत वायरल हुआ था कि इंटरकास्ट मैरिज हुई है मेरे पेरेंट्स की, मेरे भाई ने कन्वर्जन ले लिया है, मेरी वाइफ जो है ठाकुर राजपूत हिंदू हैं, मेरे बेटे का नाम वरदान है। अब इससे ज़्यादा सेक्युलर क्या ही हो सकता है आदमी? आपने बहुत अच्छी बात की, अपने कल्चर को लेकर प्राउड होना। अब एक सवाल फिर मेरे मन में आता है, आई विश हम इस फिल्म के अलावा कहीं और मिले होते। मैं करियर पे बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस हैं, बट आई वुड लव टू आस्क। मैं आपको लेके स्क्रॉल कर रहा था, अब आपने कहा अपने कल्चर को लेके प्राउड होना। विक्रांत कह रहे हैं बदला नहीं, मैं वैसा ही इंसान हूं। नहीं, बदला बहुत हूं और चेंज होना भी चाहिए। अब लोग, एक और जो मेरे पास ट्वीट बार बार आया वो ये आया कि यार ये वही विक्रांत हैं जो कल तक हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे थे, आज हिंदू धर्म की बातें कर रहे हैं। और उसमें आपका वो ट्वीट आता है सीता जी वाला कि आई एम ग्लैड आई वॉज किडनैप्ड बाय रावण, नॉट बाय योर भक्स। और फिर लोगों ने कहा विक्रांत ने माफी तो मांगी जी, लेकिन 6 साल बाद मांगी जब पता लगा कि स्टार बन गया। अब समर्थन दोनों साइड का चाहिए। वो एक प्रतिक्रिया है, ठीक है, गलत थी वो बिल्कुल, और मैं उसकी सफाई आपको दे रहा हूं आज। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सीता माँ की बेअदबी नहीं कर रहा था मैं। इट वॉज इन कॉन्टेक्स्ट टू अ रेप केस, इट वॉज इन कॉन्टेक्स्ट टू अ हॉरेंडस हीनियस रेप केस, जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग allegedly, क्या कहते हैं, व्हाट्स द राइट, allegedly accused, नहीं, व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर इट? था, ठीक है, अब आपकी भावना समझ रहे हैं आप। नहीं, बिकॉज आई हैव टू यूज द राइट वर्ड, राइट? alleged perpetrators, they were members of a certain political party or a political affiliation or an ideological affiliation की बात करते हैं, who were rallying behind those alleged perpetrators.
और ये 4 लोग नहीं थे, हम्म। ये हजारों की तादाद थी। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। अब विक्रांत देखिए, यहीं से जो आपकी फिल्म है और ये जी। जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल निकल कर आता जी। है। जो बात आज आप कह रहे हैं साबरमती को लेकर, जी। साबरमती में सपोर्ट करने वाले आपको उस वक्त इसी को लेकर एक सवाल पूछते हैं। जो आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं साबरमती के लिए, जी। वो इस ट्वीट को लेकर एक सवाल पूछते हैं जी। कि जैसे वहां हिंदुओं की जान सस्ती थी, क्या इसलिए चर्चा नहीं हुई? ऐसे ही वो कहते हैं कि इट्स वेरी इजी कि आप हिंदू धर्म के जो गॉडेस हैं या उनको एक आप उनके थ्रू एक बात कह सकते हो, क्योंकि अगर यही बात आपने किसी और रिलीजन को लेकर जोड़ी होती तो शायद चीजें बहुत मुश्किल हो जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। Do you believe? आई एग्री इट वाज इन बैड टेस्ट। इसीलिए मैंने ट्वीट डाला बाहर, और ये ट्वीट इसलिए नहीं डाला कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूं। मुझे तो लगता ही नहीं है सबसे पहले कि मैं बहुत बड़ा स्टार। नहीं, आप है 12th फेल के बाद आप देश के चलिए, बड़े अच्छी स्टार। बात है, लोगों को लगता है ऐसे, पर मुझे लगता है कि मैं आई एम स्टिल ऑन द वे। मैंने इसीलिए माफी मांगी थी क्योंकि वो ट्वीट दोबारा कहीं से निकाला गया और बहुत चर्चा हुई, और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि आई थिंक इट्स टाइम दैट यू गो एंड अपोलोजाइज बिकॉज पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ट्वीट। तो ये बीजेपी क्रिटिकल से अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली, इसके पीछे क्या रीजन है? मैं 2-3 मेरे मन में थॉट आ रहे हैं। एक रीजन हो सकता है हम सबकी आइडियोलॉजी चेंज होती है समय के साथ। बिल्कुल। एक होता है समझ चेंज होती है। एक होता है जो शाहरुख खान ने एक फिल्म रईस में कहा था, हाँ, अम्मी जान कहा करती थी कि धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। सो धंधा है तो अब देश का मिजाज ऐसा है तो उसी धारा में बहना होगा। नहीं, और इसको बिकॉज दीज आर वेरी सीरियस कॉन्वर्जेशंस एंड आई वांट टू ब्रिंग इट आउट थ्रू यू बिकॉज आप बहुत पॉपुलर हैं, एंड आई वांट टू ब्रिंग इट आउट थ्रू यू टू पीपल कि चीज़ें बदलती हैं, पीपल चेंज। ठीक है, आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वाज 10 years ago. I am hopeful that I will not be the same person 10 years from now that I am today. True. Change is the only constant. और ये सिर्फ कोट नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है और हो सकता है नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ों को देखने का मेरा नजरिया बदला है। बट एज आई सेड आई एम स्टिल अ सेक्युलर। कोई वजह, मतलब उस कुछ देयर मस्ट बी समथिंग जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं। सी, बिकॉज मैं बाय द नेचर ऑफ माय जॉब मैं पूरे देश भर में घूमता हूं। ओके, सही बात मैं है। दुनिया भर में घूमता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं डेली हजारों लोगों से मिलता हूं, खुद की आंखें और कान भी हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में जो मुझे लगता था कि गलत हैं, और वो शायद इन्फ्लुएंस की वजह से हुई या खुद को ऐसा लगा, आज मुझे वैसा नहीं लगता। बिकॉज आई थिंक कि चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं हैं जितनी मुझे लगी थी। तो इसीलिए आज मैं कह रहा हूं कि आई हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट 10 years। द वे आई सी थिंग्स, जो अगर हम जैसे मैं ट्रैवल की बात करता हूँ, मैं यूपी, बिहार, देश के गांव में जाता हूँ, मेरी कई बार छोटी छोटी फिल्में करता हूँ मैं, जो जिनका बजट नहीं होता है, गांव का बैकड्रॉप होता है, वहाँ पे लोगों से मिला हूँ, उनसे चर्चा हुई, चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। सो आई एम फीलिंग कि इट इज़ नॉट एज बैड एज आई थॉट इट वॉज, एंड आई ऑल्सो नीड टू काम माई सेल्फ डाउन। यू नो, I need to calm myself down and see things from a very neutral perspective and not be influenced by anybody. So this is where I am today. आपको लगता है इसमें मीडिया का बहुत दोष होता है? किस चीज में? इस चीज में परसेप्शन जो एक बैठे बैठाए हमारे दिमाग में परसेप्शन बन जाता है। ऑफ कोर्स मीडिया एक आम आदमी की आंखें हैं, मीडिया एक आम आदमी के कान है। मैं किस्सा शेयर करता हूं आपसे। मैं गुजरात गया था। गुजरात के सूरत, ये जो आपकी घटना है जो आप कह रहे हो ना, परसेप्शन कैसे बनता है, जब मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ था। सूरत में एक घटना घटित होती है, कई बच्चे कोचिंग सेंटर से नीचे गिर जाते हैं, आग लग जाती है। अभी 2-3 साल, हाँ, मैंने वीडियो देखा है। मैं और उत्तराखंड के राज्यपाल साहब जो उस टाइम ऐसा काम करते थे एक चैनल में, तो हम दोनों रिपोर्टिंग करने गए थे। तो बहुत ही भयावह वीडियो आए थे, बच्चियां ऊपर से कूद रही थी जान बचाने के लिए। बहुत ही दुखद घटना थी। हम गए वहां, 2 दिन रिपोर्टिंग की हमने। जो कोचिंग सेंटर था सील हो गया, उसको उठा के लेके पुलिस चली गई। 2 दिन बाद देश के एक बड़े नेता का अहमदाबाद में शो था। मेरे चैनल के संपादक ने मुझसे कहा, मैंने कहा मैं चला जाऊँ, ये घटना खत्म हो गई, जो दोषी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, कोचिंग सेंटर सील हो गया, आगे क्या करें? ही सेड नहीं, जब सारी दुनिया वहाँ रैली दिखा रही होगी तो तुम विक्टिम से घर जाओ और एक बच्चे को पकड़ो और उससे एक बाइट निकलवा दो, मोदी अंकल आपने क्या कर दिया। मैं उस वीडियो को जब ट्विटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि अगर वो वीडियो उस वक्त मैंने रिकॉर्ड किया होता, हम इंडिविजुअल स्टोरीज करते हैं, बट ये प्री माइंड में मुझे डाले कहा गया था कि आप एक ये लाइन बुलवा देना कि मोदी अंकल ये आपने क्या करवा दिया, मेरी बहन लौटा दो। एंड आई इमेजिन अगर ये आती तो देश के सारे बड़े लोग जो थे
इस घटना को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू किस दिन था? गुजरात में जब मैं आपको टीजर देख रहा था कि आपको सारा देश सुनता है, तो आई कुड रिलेट इट. सच है ये। और क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है कि मीडिया का क्या इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है ये परसेप्शन डिफाइन करने में भी. हर चीज में, तो हर चीज में। तो वो जो पुराने विक्रांत मैसी थे, उस पर उस मीडिया का इम्पैक्ट था जो सुना समझा जाना था. ऑफ कोर्स मीडिया का होता है, आप जिस समाज में जीते हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं, दैट रियली रियली शेप्स योर आइडियोलॉजी और द वे यू सी द वर्ल्ड व्यू की अगर हम बात करें तो. बट सर्टन एक्सपीरियंसेस चेंज यू, सर्टन एक्सपीरियंसेस एंड एज ऑल्सो प्रोबेबली calms you down. सर्टन एक्सपीरियंसेस चेंज यू. और अगर अब बदलाव नहीं है, अगर आप उस स्थिर पानी की तरह हैं, तो आप पे मच्छर भिन भिनाएंगे, बीमारी आप फैलाएंगे. यू हैव टू कीप फ्लोइंग. कोई एक घटना अगर आप बताना चाहो जहां से आपको लगा यार इतना गलत कैसे था मैं. आई मीन, क्योंकि ये बड़ा चेंज है. मैंने बहुत, हालांकि एक तो सबसे पहले मैं अकेला नहीं हूं जो चेंज हुआ है. हाँ, हजारों करोड़ों लोग, हजारों ऐसे. ठीक है, दोनों अगर अमेरिकी इलेक्शंस की बात करें, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसका आया है, आप उसमें देखेंगे तो मतलब वो तो पूरा देश ही बदल गया है. ठीक है, वहां पे जो फॉर्मर डेमोक्रेट्स थे वो अब रिपब्लिकन्स बन गए. बट एज आई सेड, आई स्टिल होल्ड टू द वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म एंड लिबरलिज्म. I want to tell you one thing. Why? I tell you why it began. There is a definite right in this country. एक right wing ideology है. There is a definite right which is very proud of its culture, heritage, history. Over a period of time, through my travels, देश भर में घूम के लोगों से मिल के मुझे लगा, और ट्विटर, न्यूज़ ये देख के मुझे लगा, और ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे पता ही अगले दिन सोशल मीडिया पे फिर से ये वायरल होने वाला है, बट आई समहाउ हैव टू पुट दिस आउट. देयर इज अ डेफिनेट राइट, बट देयर इज एन एंटी राइट. आई डोंट सी अ लेफ्ट एनीमोर. समझ रहे हैं आप? बहुत डीप है. हाँ, देयर इज अ डेफिनेट राइट आइडियोलॉजी, बट देयर इज नो लेफ्ट आइडियोलॉजी. देयर इज एन आइडियोलॉजी विच इज एन एंटी राइट. उसकी एब्सेंस है. विद रिगार्ड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ. मेरे फादर इन लॉ हिमाचल में रहते हैं, गांव में रहते हैं वहाँ पे. अभी गांव मतलब सड़कें वड़कें अब बन गई हैं. पहले जब उनके यहाँ से ट्रक निकलता था, नेशनल हाईवे पहुँचने के लिए 4 घंटे लगते थे. ऊना पास में नेशनल हाईवे पड़ता है. गुजरात में मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जिनकी सिरेमिक की फैक्ट्रीज है मोरबी में. सिरेमिक कैपिटल बोलते हैं उसको हिंदुस्तान का. उनकी जब ट्रक्स निकलती थी, वो हाईवे पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती थी. इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, चीज़ें बदली हैं, आज देश आगे बढ़ रहा है, और मुझे भी सम्मान दिया है सरकार ने. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई आई एम ऑनर्ड कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया. मेरी फिल्म सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिखाई गई. मैंने नहीं कहा था उनको दिखाने के लिए. उन गरीब बच्चों को मेरी फिल्म दिखाई गई जिनको प्रेरणा मिले आगे जीवन में बढ़ने के लिए, देश सेवा में कुछ करें. 12th फेल की बात कर रहा हूं. तो दीज आर गुड थिंग्स. आई एम हैप्पी दैट कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस लिया है. मेरे को आपकी बात सुन के वो एक ट्विटर का पोस्ट याद आ रहा है कि नाउ मोदी जी नीड्स न्यू हेटर्स. पुराने वाले फैन बन गए. जो चीज़ें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज की तारीख में. जो चीज़ें मुझे दूसरों में अच्छी लगती थी वो एक्चुअली उतनी अच्छी है नहीं. एंड आई एम ऑल्सो एन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग पर्सन यार. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ठीक है, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, यू नो, इट इज़ नॉट एज बैड. लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, मुझे नहीं लगता हिंदू खतरे में. लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है. सब सही चल रहा है. दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन द वर्ल्ड. आप यूरोप चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, आपको पता चलेगा. आप अमेरिका में कैलिफोर्निया चले जाइए, आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है. दिस इज़ द ओनली लिवेबल कंट्री राइट नाउ, एंड दिस इज़ द ओनली कंट्री विच इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. अभी भी ट्विटर चलाते हो आप? अभी तो मैंने हटा दिया अपने फ़ोन से यार, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक हो गया है ना. सीरियसली मिश्रा जी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है कि देखिए आज मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका एक्चुअली लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है. हाँ, मतलब अगर ट्विटर छोड़ दो आप तो नहीं लेना देना है. वहां रहो तो लगता है मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, या मैं घर में पूजा करता हूँ
या फिर मैं ये करता हूँ, उससे आपको क्या लेना देना है? बट ये क्योंकि पब्लिक लाइफ है और लोगों को रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ये जवाब देने ये पड़े। तो विक्रांत देखो, अब आप जितने बड़े हो गए, फेमस हो गए, आपकी हर छोटी छोटी चीजें नोटिस होंगी। पहले हो सकता है आप हाफ पैंट में घूम जाते होगे। नहीं, वो तो मैं आज भी करता हूँ। आज के टाइम में फिर भी आपको थोड़ा तैयार होना पड़ता होगा, आपकी टीम समझाती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार है सर। विक्रांत थोड़ा मैं smart 6 दिन से यही जीन्स पहन के घूम रहा हूँ सर। तो ये ऐसा नहीं है, थिंग्स हैवंट चेंज्ड, बट आई एम श्योर यू गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई एम I got it. चलो एक सवाल और पूछता हूं। आई वाज वाचिंग विराट कोहली, आई एम विराट कोहली फैन आल्सो। तो विराट कोहली का एक पुराना वीडियो वायरल होता है, किसी ने पूछा पूजा पाठ करते हो, तो ही सेड डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप गाय। और फिर कुछ सालों बाद सारे मंदिरों में जाने की तस्वीरें आती है। सर वो तो नादानी में बोल दिया उन्होंने यार, ही वाज वेरी यंग व्हेन ही सेड इट। आई एम रिलेटिंग इट टू यू। फिर मुझे विक्रांत मैसी का डायलॉग याद आता है, विक्रांत मैसी बिलीव्स रिलीजन इज मैन मेड। फिर मैं देखता हूँ भाभी की पैर छूते हुए तस्वीरें वायरल होती है, सारे संस्कारों का पालन होता है, बच्चे का नाम वरदान हो जाता है। जी जी। मेरे को लगा यार बिल्कुल सिमिलैरिटी, वहां भी भाभी आई बदल गया, यहाँ भी सर भाभी ऐसे आई। बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं। आई एम श्योर व्हेन यू वर आल्सो 2021 आप पूजा पाठ नहीं करते होंगे, मुझे ये नहीं पता आप अभी भी करते हैं नहीं मैं करते तब भी हैं। था भी हूँ, मतलब तब मेरी भी थे, मॉम- अभी हाँ, भी हैं। हाँ। चलिए, मैंने महादेव का वो- टैटू देखा आपके हाथ पे, त्रिशूल का, बहुत अच्छी बात है। लोग इवॉल्व होते हैं सर, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हम पता नहीं इतने कट्टर इंसान बन गए हैं कि एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना छोड़ दिया हमने। आई मीन दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ हेल्थी सिविलाइज्ड सोसाइटी। दैट्स ट्रू, ये अच्छी बात है। बट ये चेंज, मैं इसको चेंज के जान, जैसे विराट का विजिबल है, अनुष्का की वजह, अनुष्का के आने के बाद हमने उन्हें हर जगह देखा, वृंदावन से लेकर विदेशों, लंदन में भी वो बैठ के हरे राम हरे कृष्णा कर लेते हैं। विक्रांत मैसी की लाइफ में ये चेंज कैसे आया? वो क्योंकि भाभी का पैर छूने वाली तस्वीर ही बहुत वायरल हुई थी। आई नो, मुझे वो भी शीतल ने दिखाई थी, भेजी थी मुझे उसने। उसने भी, वो ट्विटर पे और रेडिट पे काफी एक्टिव रहती है वो। सर ये तो हमेशा काफी से, क्लिप्स मिल जाएंगी भाभी को हमारी भी। हाँ सर, तो वो ये हमेशा से था। ठीक है, अभी ये तस्वीर जो आपके पीछे आएगी तब मैं दिखाऊंगा। चलो एटलीस्ट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे को ये कहने का। मेरी माँ सिखनी पैदा हुई, पर वो बिंदी लगा के खड़ी है वहां पे। मंदिर जाना बचपन से हमें सिखाया गया है। मेरे घर के नीचे नवरात्रे पे माता रानी का पंडाल लगता था, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब पूजा पाठ, मेरे फादर जो हैं वो 6 बार वैष्णो देवी जा चुके हैं। ही इज अ क्रिश्चियन, ही वॉज बॉर्न अ क्रिश्चियन, ही इज अ क्रिश्चियन। वो चर्च जाते हैं, वो हफ्ते के 2 दिन चर्च जाते हैं वो। पर यही तो हिंदुस्तान हमेशा से रहा है। आप कितने आपको ऐसे लोग मिलेंगे, क्रिश्चियंस मिलेंगे जिनका नाम राहुल है, राहुल डिसूजा, रोहित डिसूजा। हम लोग खुद सारे गुरुद्वारे जाते हैं, अजमेर शरीफ कितने हिंदू जाते हैं, कितने हिंदू जाते हैं, और कितने कितने सारे लोगों को मैं जानता हूं कि वो सब कुछ करते हैं यार। तो यही तो हमारा हिंदुस्तान है। व्हाई इज इट सो सरप्राइजिंग? मैं मेरे खुद के घर में मंदिर है, ये मेरे फादर हैं पीछे, दैट्स हिम। मेरे खुद के घर में मंदिर है, मेरे बेटे का नाम वरदान है। यही हिंदुस्तान का फैब्रिक है। तो ये जो आपका चेंज है, ये आपके भाई साहब को एतराज तो नहीं होता? ये आप लोगों को भी? मेरा भाई भी करता है, अंडरस्टैंडिंग है। मेरा भाई भी करता है, मेरा भाई भी पूजा करता है, लक्ष्मी पूजा करता है। दिवाली पे लक्ष्मी पूजा की है उसने। आपने कहा था वो कन्वर्ट हो गए, तो उसको लेकर बड़ी चर्चाएं देश में चली थी। वो कन्वर्ट हो गए, वो उसका पर्सनल लुकआउट है। बट वो पूजा भी करते हैं। वो पूजा भी करता है, वो सारी चीजें। वो दिवाली हम साथ में मनाते हैं, होली हम साथ में मनाते हैं, ईद के वक्त हम उसके यहाँ जाते हैं, हम बिरयानी खाते हैं उसके घर पे बनी हुई। ब्यूटीफुल। तो दैट इज हाउ इट शुड बी। ब्यूटीफुल। आज वही फलक्रम की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो फलक्रम की एब्सेंस है सर। और मैं आई एम कमिंग बैक टू द साबरमती रिपोर्ट राइट नाउ, कि इसको आप एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखो ना यार। आप ये देखो कि 59 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया। द यंगेस्ट पर्सन टू बी किल्ड, बर्न्ड अलाइव वाज अ 2.5-year-old किड। अब 2.5 साल के बच्चे को आप भगवे में था या टोपी में था वैसे देखेंगे? सही बात है, सही बात है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अब, क्योंकि एंड पर हमें एक फन सेगमेंट मैंने रखा था, छोटा छोटा जल्दी से निपटा लेते हैं क्योंकि बहुत हैवी हो गया है। ये रूमर स्टॉक मैंने एक सेक्शन दिया था। क्या ये क्या ऐसे ही आपके बारे में कुछ रूमर्स, फनी अफवाहें हैं। चलो ठीक है, मासूम बयानबाजियां। तो एक है कि विक्रांत मैसी स्कूल में केमिस्ट्री कम इसलिए पढ़ते थे क्योंकि बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। केमिस्ट्री कमजोर थे आप? सर केमिस्ट्री टीचर पे बड़ा क्रश था मेरा। मेरी केमिस्ट्री टीचर थी और वो मिड टर्म आई थी। हाँ।
हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो ओके। एक र्यूमर था कि विक्रांत मैसी लोकल ट्रेन से इसलिए टपक गए थे क्योंकि क्रिकेट मैच खेलने जा रहे थे। गिर गए थे कहीं आप लोकल ट्रेन में जा रहे थे? हाँ, पर मैं लोकल ट्रेन से गिरा हूँ, एक्चुअली गिरा हूँ मैं तभी शामक दावर की ट्रूप में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर था और नाना चौक ग्रैंट रोड हमें जाना होता था, तो अंधेरी से मैं ग्रैंट रोड जाता था, तो उस दौरान मैं ट्रेन से गिरा था और मेरे यहाँ पे जो मेरी हिप बोन है वो और मैं बहुत भयंकर मुझे चलती चोट ट्रेन लगी से? थी। ट्रेन लकीली प्लेटफॉर्म से बस निकली ही थी, तो ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, बट इट वॉज पीक आवर, क्योंकि चर्च गेट की तरफ जब आप जाते हैं तो यू नो हाउ पैक्ड इट इज़। तब गिरा था मैं, और क्रिकेट बहुत खेलता था मैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए हम अंधेरी से ट्रेन लेके माहिम जाता था मैं खेलने के लिए क्रिकेट। तो कौन से आइडल थे क्रिकेट में आपके पसंद वाले उस टाइम? सर बहुत हैं, मतलब मैं फिर दादा भी का एक दो तो राहुल द्रविड़ हैज़ ऑलवेज बीन माई आइडल। हाँ, दादा पे आप सीधे टी शर्ट मुझे विजुअलाइज हुआ, सडनली आप काम कूल कंपोज द्रविड़ पे आ गए। नहीं मतलब उस सचिन भी पसंद थे उस वक्त, उस दौर की टीम ही अलग थी सर, उस दौर की मतलब टीम ही एकदम आउटस्टैंडिंग थी ना, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिकेट की दीवाना तो मैं हुई क्रिकेट का। अगला र्यूमर, विक्रांत मैसी ने बाल मजदूरी की है कॉफी शॉप पे कहीं पे? जी जी, मैंने कॉफी शॉप में काम किया, 8 महीने मैंने और काम ये डर किया। था उसको कि अगर पता लग गया तो जेल चला जाएगा? किसको? जिसका काम कर रहे थे? हाँ, क्योंकि मैं अंडर एज था सर। बाल मजदूरी? उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मैं तेरे को नौकरी दे रहा हूँ बिकॉज मैं तेरी सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन अगर कल को पुलिस आ गई और पता चल गया तो मैं जाऊँगा जेल। तो जुहू में रमाडा होटल है, पाम ग्रोव, आपने देखा होगा, उसके बैंक ऑपोजिट एक कॉफ़ी शॉप हुआ करती थी, तो वहाँ पे मैंने 8 महीने काम किया। मेरे दोस्त वहाँ पे आके मुझे सपोर्ट भी करते थे काफ़ी। आपको फ्लाइट अटेंडेंट बनना था? बनना था उस टाइम पे, तो जवानी में तो सबको बहुत कुछ बनना होता है सर, जवानी नहीं मतलब यंग एज में, कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, बिकॉज द आइडिया वाज टू सपोर्ट द फैमिली, द आइडिया वाज टू सपोर्ट द फैमिली फाइनेंशियली। ओके। और उस वक्त आसपास के लोग या तो 10+2 करके फ्लाइट अटेंडेंट्स बन रहे थे या मर्चेंट नेवी में जा रहे थे। ग्रेजुएशन भी नहीं करना पड़ता, 12वीं के बाद आप सीधे नौकरी कर सकते हैं, दुनिया भी घूम सकते हैं साथ ग्लैमर में। भी है वहाँ पे? ग्लैमर तो नहीं, दुनिया घूमने का एक वो ये भी था, चस्का था कि यार दुनिया घूमेंगे, ग्रेजुएशन भी नहीं करना पड़ेगा, पैसा भी कमा लेंगे। ओके। यूपी बिहार के लोगों का एक क्वेश्चन था, वो कह रहे थे कि विक्रांत मैसेज पूछेगा कि राजकुमार राव ने शादी में जरूर आना कहा था कि भैया लड़की छोड़ जाए तो यूपीएससी क्लियर हुआ है, ये कह रहे थे लड़की मिल जाए तो यूपीएससी क्लियर हुआ था 12th फेल में। तो ये दोनों क्यों हमको टोपी पहना रहे हैं? सही वाला फॉर्मूला क्या है सर, कि लड़की छोड़ जाए तो यूपीएससी क्लियर होता है, लड़की रहे तो यूपीएससी क्लियर होता है? पढ़ाई करोगे तो यूपीएससी क्लियर होता है, पढ़ाई करो, लड़की हो या नहीं हो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई करो। पढ़ाई करके ब्याह करो या ब्याह मतलब आशिकी करके फिर नौकरी करके फिर शादी करो? अगर श्रद्धा जैसी सही लड़की मिल गई तो फिर बिल्कुल मतलब दुनिया आप उलट पुलट कर सकते हो, जैसे फिल्म का डायलॉग है, सही पार्टनर मिलना ज़रूरी है सर। एक किसी ने पूछा कि मिर्ज़ापुर में आप मर क्यों गए थे, अब फिर जिंदा होंगे कभी? नहीं, हो गया मेरा, मुझे और भी कहानियाँ बोलनी है, मुझे बहुत सारी कहानियाँ बोलनी है। और जैसे मैं अभी साबरमती रिपोर्ट के साथ आया हूँ, अभी 3 महीने बाद मेरी एक और फिल्म रिलीज़ होने वाली है, मैं वो भी लेके आऊँगा। बट आई हैड अ गुड टाइम, मिर्ज़ापुर ने मुझे काफ़ी दिया, और विद रिगार्ड्स टू जनता का प्यार मुझे बहुत मिला है मिर्ज़ापुर से। पीपल मिस्ड यू? या आई ऑल्सो मिस्ड मिर्ज़ापुर, क्योंकि जब दूसरा तीसरा सीजन जब भी आया चाम उसके बाद कम हो गया फिल्म का, मतलब आई थिंक कहानी बहुत खींच दी गई। लेकिन एक सवाल उसी से लोगों ने और पूछा था कि गुड्डू भैया तो आपके भाई थे, कभी जीत पाएंगे बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप वो? अब कहाँ, अभी तो उनको लकड़ी लेके चलना पड़ता है यार, अभी तो उनके पैर भी चले गए। देखो सर, मैं पूजा करता हूँ, ये देखो, मेरी माँ भी वहां पे देखो पल्लू लेके बैठी हुई है। ये पॉसिबल है, ये शौक नहीं होना चाहिए लोगों को, यही हिंदुस्तान है। इसीलिए सारे सवाल पूछे थे पहले कि जब लोग देखेंगे तो जितना कमेंट सेक्शन सो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये आपने क्यों निकाली है तस्वीरें, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। ओके। एक और सवाल था कि ये चप्पल से पीटने वाला सीन हिंदी फिल्मों का होता है, हॉलीवुड में हमने नहीं देखा कभी कोई चप्पल निकाले किसी मम्मी पीट रही हो या कोई पीट रहा हो, कभी सोचा आपने ऐसा? सर पिटाई तो वहां भी होती है, चप्पल से भी होती है, आप बेल्ट पीटे से कभी? भी होती है, बहुत बचपन में बहुत। किससे पीटे सबसे ज्यादा? क्या मम्मी से। किस चीज से पीटी है? सर हैंगर, चप्पल, जूता, बेल्ट, केन, हाथ, लात। पाइप से पीटे कभी? पानी की पाइप से? शायद। मैंने सुनील छेत्री का एक वीडियो देखा था, ही एक्सप्लेन कि मम्मी जब पाइप उठाए तो नजदीक चले जाओ। अच्छा, क्योंकि दूर पे चिपकती बड़ी तेज है, और जब चप्पल मारे दूर से आओ, कैच कर सकते कैच कर सकते हो। बात तो सही है उनकी। तो बहुत पिटाई हुई है, बहुत बदमाश बहुत था मैं सर, और घर में 2 लड़के,
और लड़ाई बहुत करते थे, तो वी वर अ हैंडफुल किड्स। एक और र्यूमर था कि लियोनेल मेसी विक्रांत मेसी के कुछ है रिश्तेदार रिश्ते? आई विश अगर ऐसा होता तो मैं अभी एलए में बैठा होता उनके साथ, मैं यहाँ नहीं होता। आप रोनाल्डो वाले हो मेसी वाले? मेसी। ये नाम वाम कुछ तो नहीं है? नहीं, मुझे अंडरडॉग्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं अंडरडॉग स्टोरीज बट भी इज अ लेके वर्ल्ड आता हूँ। चैंपियन नाउ। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन, बट यू सी हिज जर्नी ना, मतलब हाइट और स्ट्रक्चर और वेट के चक्कर में लोगों ने कहा ये कभी प्रोफेशनल फुटबॉल खेल नहीं पाएगा। ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस लेने पड़े उनको। ही इज अ वेरी शॉर्ट गाय, ही इज नॉट फिजिकली बिल्ट, वेर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 फुट 1 का है, मतलब ही इज अ ग्रेट प्लेयर, देयर इज नो डाउट। बट मैं थोड़ा सा, जिनको लोग सपोर्ट नहीं करते मैं उनको सपोर्ट करना प्रेफर करता हूँ। ओके। देखिए मुन्ना भैया से लोग निकले नहीं मिर्जापुर से। जी। उसमें एक और डायलॉग था कि मुन्ना भाई ने जो मारा था वो बच्चे को आप लोग के सामने कि पढ़ाई लिखाई करो, वही मनोज तो नहीं? आईएएस वाईएएस बनो। वही मनोज है। सही पकड़ा उन्होंने, वही मनोज है। उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी ना, वो तो पीछे से दिखा था उसका सर। फिल्म में कितना इम्पैक्ट छोड़ जाती है सीरीज फिल्म में कि आपको लोग भूलते नहीं है। और मिर्जापुर का बहुत भयंकर इम्पैक्ट है बबलू एक्चुअली। पंडित। मैं एक छोटा एनेक्डोट शेयर करूंगा आपके साथ। मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, राम प्रसाद की 13वीं एक फिल्म मैंने की थी। उसकी शूटिंग के लिए मैं सुबह 6:30 बजे अपने सेट में घुसा। रात को मिर्जापुर 12 बजे लाइव जा चुका है। मैं सुबह 6:30 बजे सेट पे गया हूँ, शाम को 7 बजे पैकअप करके जब मैं निकला हूँ, मैं खाली सेट पे गया हूँ और मैं भरे हुए सेट से बाहर निकला हूँ। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उनको पता चल गया कि बबलू भैया यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। प्रशासन को बुलाना पड़ा, पुलिस को बुलाना पड़ा। आप बॉम्बे में पैदा हुए ना? जी। या फिर आप में यूपी बिहारी टच कैसे आता है? सर क्योंकि बॉम्बे में बहुत हैं यूपी बिहार वाले। मेरे गजब का टच आपका, मतलब मैंने कई फिल्म नोटिस किया। मुझे पहले लगा कि आप या तो पूर्वांचल से हो या अवध नहीं, से। मेरा दिल है यूपी में एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे यूपी पता नहीं, मुझे आई एम रियली एनामर्ड बाय यूपी। मैं किताबें भी जो पॉलिटिकली रिलेटेड किताबें होती हैं मैं वो यूपी बिहार की पढ़ता हूँ। मतलब वो थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री, आई थिंक वो बहुत रस है उस स्टेट में। और वो हम वाला टच आप में दिखता है मुझे। है सर, मैं करता हूँ ऐसे। फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड से लेके मिर्जापुर तक मैंने जहां आपको नोटिस किया है, वो आता है एकदम। मुझे यूपी में बहुत रस है, ऐसा लगता है। वो बहुत कमाल की जगह है वो। एंड जैसे मैंने कहा, सॉरी, आई एम सॉर्ट ऑफ इन ऑ ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश बहुत कमाल की जगह है। कौन कौन सा शहर पसंद है यहाँ पे? कहाँ? सर सभी घूम लिया, पूरा यूपी घूम लिया लगभग। फिर भी कोई एक दो तो शहर होगा ना जहाँ पे दिल। अब लखनऊ पसंद है, कानपुर पसंद है, दोस्त यार हैं लखनऊ में काफ़ी। हम कह रहे हैं ना आपसे। हम कह रहे हैं ना आपसे, तो है। और गांव भी, मतलब वहाँ के जो छोटे छोटे गांव हैं वो काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे देख के समझने की। और शायद क्योंकि मैं मुंबई से आता हूँ तो जब छोटे गाँव में वहाँ जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि वाकई हम एक्चुअली बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि वहाँ क्या हो सकता है, क्या और होना चाहिए। कई बार तो सच में ऐसा लगता है टाइम ट्रैवल करके पहुँच गए। आप यूपी के किसी गांव में चले जाएंगे, आपको लगेगा आप 2002 में पहुँच गए। तो है, बट आई डोंट नो, कुछ तो है वहाँ का। मुझे ये फील हुआ, द्रास में गया था मैं, तो वहाँ लोग अभी भी गाने भरवा रहे थे। कारगिल। हाँ, मैं गया था 2020 में, तो वो मोबाइल लेकर आते थे, गाने भर दीजिए भैया। आई फेल्ट यार ये तो हमने कब किया था ये। और वहाँ पे उस टाइम 4G नहीं आया था, दे वर रनिंग ऑन 2G या ई लिख कर आता था वहाँ पे। एंड आई फेल्ट यार ये, मतलब हम इनसे काफी, ऐसा लगा कि मुझे टाइम ट्रैवल में वाकई भी गया हूँ मैं। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब आप फादर भी हैं। सेक्टर 36 फिल्म आई, लोग डर गए आपको देख के, तो कहानी भयावह थी। अब मैं कई सारे बड़े एक्टर्स को सुनता हूँ, वो कहते हैं यार फलाने टाइप का रोल करने हम गए थे, हम उस दुनिया में चले गए, बहुत टाइम लगा हमको उससे निकलने में। जी। आपका बच्चा भी है, फेब में पैदा हुआ, 7 फरवरी। जी। देखिए आपको क्या बात है, बढ़िया रिसर्च करते हैं आप यार। हाँ, तो आपको कभी ये थॉट परेशान किया या वो किरदार का कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत लोग अभी भी डरे हुए थे आपसे। बबलू भैया या बाकी रोल जो थे बड़े सीधे रोल थे, बड़ा भयावह। बट सर एक्चुअली कहीं ना लोग मुझे टाइप कास्ट करना भी कहीं ना कहीं शुरू कर रहे थे। हाँ, छोटे शहर का सीधा साधा गरीब लड़का। तो बिफोर दे कुड टाइप कास्ट में मैंने सेक्टर 36 कर ली। और सेक्टर 36 करने का कारण भी यह था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी लगी मुझे। और उसके इंटरोगेशन सीन में आपने देखा होगा कि जब वो कहता है कि कौन देखता है ये ब्रिज के नीचे रहने वाले लोगों को, बहुत तादाद है इनकी सर, इनमें से 2-4 कम भी हो जाएंगे ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुतों की ऐसी मानसिकता है। निठारी कांड, सिर्फ निठारी कांड नहीं, मतलब ऐसे हमारे पीछे आई नो पता है मुझे। मेरी बीवी सेक्टर 35 में रहती थी और वो 31 में हुआ था।
खैर, तो कमिंग टू दिस थिंग सर, जब मैंने वो फिल्म शूट की थी तभी वरदान नहीं था। जब मैंने फिल्म का फाइनल कट देखा तब मेरा बेटा हो चुका था। तो अपनी ही फिल्म को, अपनी ही कहानी को एक अलग नज़रिए से देखा मैंने। इसीलिए मैंने पूछा ये सवाल। तो काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ तब भी हुई थी मिश्रा जी, क्योंकि बच्चों के साथ हमने बहुत क्लोजली शूट किया है उस फिल्म में। तो पढ़ते वक्त तो आप पढ़ लेते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ये है वो है, करेंगे, शूट कर लेंगे, प्रोफेशनल है, क्या हो गया। लेकिन जब उस वक्त बच्चों के साथ भी जब मैं शूट करा था तब काफ़ी दिक्कत हुई। पर इसके लिए मैं बहुत क्लियर था, क्योंकि पहले मेरे साथ हुआ है। पहले मैंने जो डेथ इन द गंज एक फिल्म मैंने की थी, कोंकणा सेन शर्मा का डेब्यू था वो एज ए डायरेक्टर। उस फिल्म के बाद मुझे पहली बार कहीं ना कहीं थेरेपी लेनी पड़ी, थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे भी जानकारी मिली, इमोशनल हेल्थ के बारे में जानकारी मिली। मैं हूँ बहुत सेंसिटिव इंसान, मैं बहुत आसानी से चीज़ों को अपने मन में बसा लेता हूँ, और मोस्ट एक्टर्स, राइटर्स, कलाकार जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। यहाँ मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्टली रिमाइंड किया था कि ये जो है ये घर नहीं आ सकता भाई साहब, ये घर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। कि अपने बच्चे को उठाने में डर लगने लगा। पर वो नहीं तो सर, वो तो एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। मैं अपने ऑब्जर्वेशंस जो समाज में मैं देखता हूँ, जो चीज़ें पढ़ता हूँ, जो मैं अपने ट्रैवल से मैं जर्नल भी करता हूँ, जो चीज़ें मैं लेके आता हूँ वो मेरे साथ रहती हैं। और ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट था, और मुझे पता था कि अगर मैं इसमें घुस गया तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत ही प्रोफेशनली मैंने सेक्टर में काम किया। मैं गया, काम किया, और वो पूरी पिक्चर दिल्ली में शूट हुई है। तो दिल्ली में मेरे बहुत दोस्त हैं। दिल्ली मेरा मतलब दूसरा घर आप कह सकते हैं। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी साली भी यहीं रहती है, नोएडा में रहती है इनफैक्ट। तो आई मेड श्योर कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन उन लोगों से मिलूं, अदरवाइज आई वुड नॉट डू दैट। लोगों से मिलना कम, सोशल मीडिया मेरा लगभग ना के बराबर हो जाता है। सेट, रूम, टाइम टू टाइम नींद और प्रेप। मैं बाहर गया, मैं लोगों से मिला, मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट था ये, इतना घुसना उसमें। बहुत ही प्रोफेशनली उसको डील किया है मैंने। I'm happy, पर उसके बावजूद लोगों को काम पसंद आया तो अच्छा लग रहा है। बहुत पसंद है। Thank you. ओके, द लास्ट, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे कलाकार है। मुझसे किसी ने कहा, आपकी एक फीमेल फैन ने मुझसे कहा कि आप विक्रांत को एक डायलॉग 3-4 अलग अलग मोड में बुलवाइएगा। ओह माय गुडनेस। तो मैंने 2 डायलॉग आपके लिए रखे थे। आपकी फिल्म आई थी फिर आई हसीन दिलरुबा, जो मुझे अच्छे लगे थे। थैंक यू। एक था कि मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस याद रखना कोई तीसरा शामिल ना हो। हाँ। और एक था कि किस्मत की लकीरें हाथों पर छपी होती हैं दोस्त, हमने तो मोहब्बत के लिए हाथ को ही उखाड़ दिया। अब ये 2 डायलॉग आपके हैं, आपको रटे भी होंगे आई एम श्योर। नहीं, हाँ, मतलब नहीं याद तो आ गए, याद नहीं तो आ होंगे गए। दे दूंगा मैं। सो किसी ने मुझसे कहा कि इसको कम से कम 4 जोन में बुलवाइएगा, एक हैप्पी, सैड, एंग्री, शाय। ठीक है, हैप्पी करके मैं कोशिश करता हूँ। कौन सी वाले डायलॉग लेंगे आप? मैं तेरी हर जिद मान लूंगा या किस्मत की लकीरें? मैं तेरी हर जिद मान लूंगा। Okay. मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, पर इतना क्या, बस याद रखना कि कोई तीसरा शामिल ना हो। बस याद रखना कि कोई तीसरा शामिल ना हो। ओके, हैप्पी जोन में। हैप्पी जोन में। मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस याद रखना कोई तीसरा शामिल ना हो। यार, मैं तेरी हर जिद मान लूंगा यार, बस इतना याद रखना कि कोई तीसरा शामिल ना हो। Okay. ये हैप्पी हो गया। हाँ। और शाय में तो फिर यही होगा कि मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस इतना ध्यान रखना कि कोई तीसरा शामिल ना हो। ओके, सैड। यार अब रुलाओगे क्या अभी, मतलब हाँ, ये सैड अवॉइड करने में। आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर सच अ नाइस इंटरव्यू। ओके, एंग्री कर लेते एंग्री कर लेते हैं। Angry कर बच्चन साहब। बच्चन साहब, मैं अभी मिल के आया उनसे, मुझे बड़ा मजा आया। मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस इतना याद रखना कि कोई तीसरा शामिल ना हो, समझा? थैंक यू। ये बहुत ही बुरे रेंडिशंस थे, बट फिर भी प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच Thank you विक्रांत। so आई much. होप टू Thank सी you यू so much. सून। Thank you. कभी एक बड़ी, आज तो बड़ी पॉलिटिकल चर्चाएं हो गई। हाँ। होप कभी एक खुल के नहीं, but जिंदगी के मजा बारे आया में, इसमें। इश्क के बारे में। मजा आया। हाँ थैंक यू। कभी बैठेंगे फुर्सत से आराम से। आप मुंबई बहुत आते हैं और हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। हाँ, अब तो आना शुरू हो मिलेंगे। गया। बट मुझे लगा ये चर्चा जरूरी थी। बिल्कुल। ये वो सवाल थे जो लोगों के जहन में थे, और आपके थ्रू ये जाए वो ज्यादा बेहतर है। आई एम श्योर कि सोशल मीडिया पर हमारे थ्रू काफी लोग देखेंगे। बाकी फिल्म की आपको बधाई। मैं जाऊंगा देखने, आपको बताऊंगा फर्स्ट डे कैसा रहा। प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। लवली टॉकिंग।